नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरी विद इमो चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा से है, जिसमें आप जानेंगे कि किस तरह से दोस्तों ने ही मिलकर एक दोस्त के साथ ऐसी खौफनाक घटना को अंजाम दिया जिसे जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इतनी सफाई और चालाकी के साथ किया कि उन्हें पकड़ पाना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था। लेकिन कहते हैं ना, कातिल कितना भी शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन पकड़ा ही जाता है। तो दोस्तों, पूरी कहानी को जानने के लिए वीडियो में आखिरी तक जरूर बने रहें। 21 जून 2021 की दोपहर करीब 3:30 बजे सचिन अपने घर पर सो रहा था, तभी उसके मोबाइल पर व्हाट्सएप कॉल आई। सचिन उठा और कहीं जाने के लिए तैयार हुआ, लेकिन वह गया नहीं। कुछ देर बाद कपड़े उतारकर वह बिस्तर पर फिर से लेट गया। लेटे लेटे वह कुछ सोच रहा था, तभी उसे भूख लगी और उसने माँ से कुछ खाने को देने के लिए कहा। माँ ने सैंडविच बनाया। इसी बीच दोबारा फोन आया। फोन पर बात करने के बाद वह टी शर्ट और लोअर में ही सैंडविच खाते हुए चप्पलें पहनकर घर से जाने लगा। माँ ने कहा, बेटा तुमने अभी नाश्ता भी नहीं किया है, कहाँ जा रहे हो? पहले नाश्ता तो कर लो। माँ, बस अभी लौट कर आता हूँ, सचिन ने कहा और वह घर से चला गया। काफी देर तक जब सचिन नहीं लौटा तो माँ को चिंता हुई। वह उसे लगातार फोन कर रही थी, लेकिन सचिन कॉल रिसीव करने के बजाय बार बार फोन काट देता था। अनीता समझ नहीं पा रही थी कि सचिन ऐसा क्यों कर रहा है। उसके आने के इंतजार में रात भी हो गई। रात 11:30 बजे सचिन के पिता सुरेश चौहान के फोन की घंटी बजी, लेकिन नींद में होने की वजह से वह फोन नहीं उठा सके। तब अनीता ने देखा कि मिस्ड कॉल उनके बेटे सचिन की ही थी। उन्होंने 11:55 पर उसे कॉल बैक किया, मगर सचिन की जगह कोई और फोन पर बात कर रहा था। अनीता ने पूछा, कौन बोल रहे हो? इस पर उसने कहा, मैं सचिन का दोस्त हूँ। सचिन कहाँ है? अनीता ने पूछा। उसने ज्यादा शराब पी ली है, इसलिए वह सो रहा है। वैसे सचिन इस समय नोएडा में है, उसने बताया। नोएडा? वह वहां कैसे पहुंचा? उन्होंने पूछा। ये बात तो आपको सचिन ही बताएगा। तुम मेरी सचिन से बात कराओ। सचिन अभी बात करने की कंडीशन में नहीं है, आप सुबह बात कर लेना, कहते हुए उसने सचिन का फोन स्विच ऑफ कर दिया। उत्तर प्रदेश की ताजनगरी आगरा के थाना न्यू आगरा के दयालबाग क्षेत्र की जयराम बाग कॉलोनी निवासी कोल्ड स्टोरेज कारोबारी सुरेश चौहान के 25 साल के इकलौते बेटे सचिन चौहान का घर वाले सारी रात बेचैनी से इंतजार करते रहे, लेकिन उसका फोन ऑन नहीं हुआ। बेटे के बारे में कोई सुराग न मिलने पर दूसरे दिन मंगलवार को घर वालों ने आस पड़ोस और रिश्तेदारी में तलाश की, लेकिन सचिन का कोई सुराग नहीं मिला। पूरे दिन तलाश करने के बाद 22 जून की शाम तक जब सचिन नहीं लौटा और न ही उसका मोबाइल फोन ऑन हुआ, तब पिता सुरेश चौहान अपने पार्टनर लेखराज चौहान के साथ थाना न्यू आगरा पहुंचे। उन्होंने थाना प्रभारी भूपेंद्र बलियान को बेटे के लापता होने के बारे में बताया। पुलिस ने उनकी तहरीर पर सचिन की गुमशुदगी दर्ज की और उनसे फिरौती के लिए फोन आने के बारे में पूछा। सुरेश चौहान ने इस पर इनकार कर दिया। फिरौती के लिए फोन न आने की बात पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। पुलिस ने कह दिया कि यार दोस्तों के साथ कहीं चला गया होगा और 1-2 दिन में आ जाएगा। पुलिस के रवैये से परेशान होकर सुरेश चौहान तब खुद ही अपने बेटे की तलाश में जुट गए। उन्होंने कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड अधिकारी से मदद ली। उन्हें सीसीटीवी की एक फुटेज मिली, जिसमें बाइक सवार 2 युवक नजर आ रहे थे। इनमें से पीछे बैठा युवक भी हेलमेट लगाए था। ये सचिन ही था। उन्होंने ये जानकारी पुलिस को दी। फुटेज देखने के बाद पुलिस ने कहा, इसमें अपहरण जैसी कोई बात नहीं है। इसमें तो आपका बेटा सचिन खुद अपनी मर्जी से बाइक पर बैठा नजर आ रहा है। 3 दिन तक जब सचिन का कोई सुराग नहीं मिला तो घर वाले परेशान हो गए। पुलिस भी उनसे परिचितों और रिश्तेदारी में तलाश करने की बात कहती रही। सुरेश चौहान के बिजनेस पार्टनर लेखराज चौहान के एक रिश्तेदार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यालय में तैनात थे। लेखराज ने उन्हें फोन किया। फिर मुख्यमंत्री कार्यालय के हस्तक्षेप के बाद मामला उत्तर प्रदेश की एसटीएफ को सौंपा गया। एसटीएफ ने 23 जून को इस मामले में छानबीन शुरू कर दी। सबसे पहले एसटीएफ ने सीसीटीवी फुटेज देखी, जिसमें सचिन बाइक पर पीछे हेलमेट लगाए बैठा था। एसटीएफ ने गहराई से जांच की। जांच शुरू हुई तो कड़ी से कड़ी जुड़ती चली गई। पुलिस केस के खुलासे के नजदीक पहुंच गई। पुलिस को पता चला कि सचिन का अपहरण कर लिया गया है। 27 जून की रात पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि इस घटना में शामिल एक आरोपी वाटर वर्क्स चौराहे पर मौजूद है। समय पर पुलिस वहां पहुंच गई। एसटीएफ ने उसे धर दबोचा। पकड़ा गया आरोपी हैप्पी खन्ना था। पता चला कि वह फर्जी दस्तावेजों से सिम लेने की फिराक में था, लेकिन सिम लेने से पहले ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद पूछताछ में उसने बताया कि फर्जी सिम से सचिन के पिता से 2 करोड़ की फिरौती मांगने का प्लान था। सचिन के बारे में पूछने पर हैप्पी ने पुलिस को बताया कि सचिन अब इस दुनिया में नहीं है, उसकी हत्या तो किडनैप वाले दिन ही कर दी गई थी। ये सुनते ही पूरे आगरा में सनसनी फैल गई। पुलिस ने गुमशुदगी की सूचना को धारा 364
302, 201 और 420 में तरमीम कर दिया। हैप्पी से पूछताछ के आधार पर अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए ताबड़तोड़ छापे मारकर पुलिस ने 4 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। इनमें मृतक के पिता के बिजनेस पार्टनर लेखराज चौहान का बेटा हर्ष चौहान, सुमित असवानी निवासी दयालबाग, मनोज बंसल उर्फ लंगड़ा और रिंकू निवासी कमलानगर शामिल थे। चौंकाने वाली बात यह निकली कि अपने दोस्त सचिन की तलाश में पुलिस और एसटीएफ की मदद करने का दिखावा करने वाला हर्ष स्वयं भी साजिश में शामिल था। 27 जून 2021 को परिजनों को जैसे ही पता चला कि सचिन की हत्या उसके कुछ नजदीकी दोस्तों ने की है, तो घर में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रोकर बुरा हाल हो गया था। सचिन अपने घर का इकलौता चिराग था जिसे दोस्तों ने ही बुझा दिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में सभी आरोपी टूट गए। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने सचिन का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी और लाश का अंतिम संस्कार पीपीई किट पहनाकर किया। फिर उसकी अस्थियां यमुना में विसर्जित कर दी। 28 जून 2021 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसएसपी मुनिराज जी ने इस सनसनीखेज हत्याकांड का पर्दाफाश किया। सचिन की मौत की योजना 1 महीने पहले ही बना ली गई थी। आरोपियों ने पहले ही तय कर रखा था कि सचिन का किडनैप कर उसकी हत्या करेंगे और उसके पिता से 2 करोड़ रुपए की फिरौती वसूलेंगे। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने सचिन के अपहरण और हत्या के बाद उसके शव के अंतिम संस्कार की जो कहानी सुनाई, वह बेहद खौफनाक थी। मूल रूप से बाहर कस्बे के गांव रूपधनु निवासी सुरेश चौहान आगरा के दयालबाग क्षेत्र की जयराम बाग कॉलोनी में अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका गांव में एक एसएस एंड कोल्ड स्टोरेज है। इसके अलावा वह आगरा और हाथरस में जिला पंचायत की ठेकेदारी भी करते हैं। लेखराज चौहान भी उनके गांव का ही है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया और 35 सालों से साझेदारी चल रही थी। सुरेश चौहान का बेटा सचिन और लेखराज का बेटा हर्ष भी आपस में अच्छे दोस्त थे और एक साथ व्यापार व ठेकेदारी करते थे। दयालबाग क्षेत्र की कॉलोनी तुलसी विहार का रहने वाला सुमित बड़ा कारोबारी है। 2 साल पहले तक वह अपनी पत्नी और 2 बेटों के साथ चीन में रहता था। वहां उसका गारमेंट आयात निर्यात का व्यापार था, लेकिन 2019 में चीन में कोरोना का कहर शुरू होने पर वह भारत आ गया। दयालबाग में 100 फुटा रोड पर उसने सीबीजी नाम से स्नूकर और स्पोर्ट्स क्लब खोला। सुमित महंगी गाड़ियों में चलता था और रोजाना दोस्तों के साथ पार्टी करता था। उसके क्लब में हर्ष और सचिन भी स्नूकर खेलने आते थे। इस दौरान सुमित की भी उनसे गहरी दोस्ती हो गई। बताया जाता है कि हर्ष चौहान के कहने पर सुमित असवानी ने धीरे धीरे सचिन चौहान को 40 लाख रुपए उधार दे दिए। जब उधारी चुकाने की बारी आई तो सचिन टालमटोल करता रहा, जबकि उसके खर्चे में कोई कमी नहीं आई। कई बार तकादा करने पर भी सचिन ने रुपए नहीं लौटाए। ये बात सुमित असवानी को नागवार गुजरी। तब उसने हर्ष चौहान पर भी पैसे दिलाने का दबाव बनाया। हर्ष के कहने पर भी सचिन ने रकम नहीं लौटाई। इससे हर्ष को भी गुस्सा आया। इस पर एक दिन सुमित असवानी ने हर्ष से कहा, अब जैसा मैं कहूं तुम वैसा करना। इसके बदले में तुम्हें भी 1 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। रुपयों के लालच में हर्ष चौहान सुमित की बातों में आ गया। दोनों ने मिलकर सचिन के अपहरण की योजना बनाई। सुमित ने रुपयों का लालच देकर अपने मामा के बेटे हैप्पी खन्ना को भी इसमें शामिल कर लिया। हैप्पी ने अपने दोस्त मनोज बंसल और पड़ोसी रिंकू को भी इस षड्यंत्र में शामिल कर लिया। उन्होंने तय किया कि सचिन का किडनैप करने के बाद उसकी हत्या कर दी जाएगी और फिर उसके पिता से 2 करोड़ की फिरौती मांगी जाएगी। उसमें से 1 करोड़ हर्ष चौहान, 40 लाख सुमित असवानी और बाकी पैसे अन्य हिस्सेदारों में बांट दिए जाएंगे। 21 जून को योजना के तहत सुमित ने सचिन चौहान को व्हाट्सएप कॉल की। उसने सचिन से कहा कि आज बढ़िया पार्टी का इंतजाम किया है और रशियन लड़कियां भी बुलाई हैं। सचिन उसकी बातों में आ गया और बिना किसी को बताए घर से निकल गया। इसके बाद सभी आरोपी क्रेटा गाड़ी में सचिन के घर के पास पहुंचे। रिंकू कार चला रहा था, मनोज बंसल उसके बगल में बैठा था। वहीं सुमित और हैप्पी पीछे की सीट पर बैठे थे। सचिन उनके बीच में बैठा था। सुमित असवानी और उसके साथी शाम 4 बजे पहले एक शराब की दुकान पर पहुंचे। वहां से उन्होंने शराब खरीदी। इसके बाद सभी दोस्त कार से शाम 4:30 बजे 100 फुटा रोड होते हुए पोहिया घाट पहुंचे। हैप्पी के दोस्त की बहन का यहां पर पानी का प्लांट था। इन दिनों वह प्लांट बंद पड़ा था। हैप्पी ने पार्टी के नाम पर प्लांट की चाबी पहले ही ले ली थी। वहां पहुंचकर सभी पहली मंजिल पर बने कमरे में पहुंचे। शाम 5 बजे शराब पार्टी शुरू हुई। जब सचिन पर नशा चढ़ने लगा तभी सभी ने सचिन को पकड़ लिया। जब तक उसकी समझ में कुछ आता उन्होंने उसके मुंह पर टेप लगाकर चेहरा पॉलीथिन से बांध दिया, जिससे सचिन की सांस घुटने लगी। उसी समय सुमित असवानी उसके ऊपर बैठ गया और उसका गला दबाकर हत्या कर दी। इस बीच अन्य साथी उसके हाथ पैर पकड़े रहे। सचिन की हत्या के बाद उसके शव का अंतिम संस्कार करने का फैसला लिया गया। इसके लिए शातिर दिमाग सुमित ने पीपीई किट में लाश को शमशान घाट पर ले जाने का आइडिया दिया ताकि पहचान ना हो सके और कोई उनके पास भी ना आए। इसके लिए कमलानगर के एक मेडिकल स्टोर से एक पीपीई किट उन्होंने ये कहकर खरीदी कि एक कोरोना मरीज के अंतिम संस्कार के लिए चाहिए।
रिंकू शव को बालकेश्वर घाट पर ले जाने के लिए एक मारुति वैन ले आया। सचिन के शव को पीपीई किट में डालने के बाद वे बालकेश्वर घाट पर रात 8:30 बजे पहुंचे। वहां उन्होंने बालकेश्वर मोक्षधाम समिति की रसीद कटवाई और अंतिम संस्कार का सामान खरीदा। उन्होंने मृतक का नाम रवि वर्मा और पता 12A सरयू विहार कमलानगर लिखवाया। इस दौरान कर्मचारी ने मोबाइल नंबर पूछा, तब एक हत्या आरोपी ने हड़बड़ी में अपने जीजा का मोबाइल नंबर बता दिया। तभी उसे लगा कि यह गलती हो गई। फिर उसने वह नंबर कटवाकर पर्ची पर फर्जी मोबाइल नंबर लिखवा दिया। हर्ष ने बताया कि मृतक को कोरोना था, जिसके चलते उसकी मौत हो गई। शव को जलाने के बाद रात 10:30 बजे सभी अपने अपने घर चले गए। लाश ठिकाने लगाने के बाद हर्ष ने मनोज बंसल को सचिन का मोबाइल देकर उसी शाम 7:30 बजे खंडारी से इटावा की बस में बिठा दिया। उससे कहा गया कि इटावा पहुंचकर वह मोबाइल फोन ऑन कर दे, जिससे लोकेशन इटावा की मिले। फिर इटावा से वह सचिन के घर वालों को फोन कर 2 करोड़ रुपए की फिरौती मांगे। फिरौती की कॉल करने के बाद वह मोबाइल ऑफ कर दे। इसके बाद वह वहां से कानपुर चला जाए और वहां मोबाइल चालू करे, ताकि पुलिस भ्रमित रहे और हम लोग पकड़ में न आए। रात 12 बजे इटावा पहुंचकर मनोज ने जैसे ही मोबाइल ऑन किया तो देखा मोबाइल पर सचिन की मां अनीता के लगातार फोन आ रहे थे। मनोज ने डर से फोन नहीं उठाया और ना ही फिरौती मांगी। उसने उसी समय फोन को स्विच ऑफ कर दिया। सुबह 4 बजे मनोज दूसरी बस पकड़कर कानपुर पहुंचा। वहां पहुंचकर फिर से मोबाइल ऑन किया और बाद में उसे कानपुर के जकरकट्टी स्टैंड में फेंक दिया। उसने ऐसा इसलिए किया ताकि पुलिस सचिन की तलाश करे तो उसके मोबाइल की लोकेशन इटावा और कानपुर की मिले। पुलिस समझे कि किडनैपर उसे कानपुर की तरफ ले गए हैं। वे पुलिस को भ्रमित करना चाहते थे। पूरे घटनाक्रम के दौरान किसी ने एक दूसरे से फोन पर बात तक नहीं की, ताकि पुलिस उन्हें पकड़ ना सके। दूसरे दिन 22 जून की सुबह 8 बजे जाकर हैप्पी और रिंकू ने सचिन की अस्थियां यमुना में विसर्जित कर दी। वे लोग दोपहर 12 बजे पानी के प्लांट से सचिन की चप्पलें उठाकर जंगल में फेंक आए। बताते चलें, आरोपी मनोज एक पैर से विकलांग है। उसके 2 बच्चे हैं। पिता की दुकान थी लेकिन बंद हो गई। लॉकडाउन में उस पर भारी कर्जा हो गया था। हैप्पी सुमित का ममेरे भाई था। उसकी शादी नहीं हुई थी। वह सुमित के साथ ही काम करता था। पिता की मौत हो चुकी थी, उसे पैसों की जरूरत थी। रिंकू एक स्कूल की वैन चलाता था। लॉकडाउन के कारण स्कूल बंद होने से वह भी बेरोजगार हो गया था, इसलिए वह भी लालच में आ गया था। सचिन ने BBA की पढ़ाई की थी। वह पिता के साथ उनके कारोबार में हाथ बटाता था। उनके पार्टनर लेखराज चौहान का बेटा हर्ष सचिन से 2 साल छोटा था और BBA की पढ़ाई कर रहा था। वह भी पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाता था। 2 करोड़ की फिरौती के लालच में दोस्तों ने भरोसे को तार-तार कर दिया। उन्होंने अपहरण और हत्या की पूरी साजिश इस तरह से रची कि पुलिस भी उलझ कर रह गई। सामान्य कॉल की जगह अंतिम संस्कार भी PPE किट में कर दिया, ताकि किसी को शक ना हो। यहां तक कि अस्थियां यमुना में विसर्जित कर दी, जिससे DNA टेस्ट भी ना कराया जा सके। ये सब करने के बाद भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बच नहीं पाए। अपहरण और हत्या के बाद फिरौती वसूलने का सारा तानाबाना सुमित और हर्ष ने ही बुना था। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए हत्या के आरोपियों से 7 मोबाइल, 1200 रुपये नकदी के साथ 2 कारें भी बरामद की। इसके चलते पुलिस को ना तो लाश मिली, ना ही अस्थियां। ऐसे में केस में मजबूत साक्षी ही आरोपियों को सजा दिला पाएंगे। इसके लिए पुलिस ने फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम की मदद से 28 जून के बाद 29 जून को भी अन्य साक्षी जुटाए। जिस पानी के प्लांट में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, वहां से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम को सचिन का ATM कार्ड मिला। ये सचिन की हत्या के दौरान संघर्ष में गिर गया होगा। इसके अलावा टीम को वहां फिंगरप्रिंट और फुटप्रिंट भी मिले। ये आरोपियों के अलावा सचिन के हो सकते हैं। वहीं कुछ बाल भी मिले, ये आरोपियों के हो सकते हैं। इन्हें फॉरेंसिक साइंस लैब भेजा गया। पुलिस ने जली हुई सिगरेट, खाली गिलास और पानी की बोतल बरामद की, जिन पर फिंगरप्रिंट थे। वहीं पुलिस ने शमशान घाट पर रवि वर्मा के नाम से जो रसीद कटवाई गई थी, उसकी कॉपी भी बरामद कर ली। पुलिस ने घाट के कर्मचारी के बयान दर्ज किए। कमलानगर में जिस मेडिकल स्टोर से PPE किट खरीदी गई थी, उसके मालिक के बयान के साथ ही दुकान में लगे कैमरों के फुटेज भी पुलिस ने ले लिए। इसके साथ ही पुलिस को कमलानगर और बल्केश्वर क्षेत्र के CCTV कैमरों की फुटेज भी मिल गई, जिसमें आरोपी साफ नजर आ रहे थे। ये सारे सबूत केस में आरोपियों को सजा दिलाने के लिए साक्षी बनेंगे। आरोपियों की कार और वैन पुलिस ने बरामद कर ली। कार में वे सचिन को ले गए थे, जबकि वैन में शव को लेकर गए थे। इस साल सचिन की शादी की तैयारी थी। उसके लिए कई रिश्ते आए थे और बात भी चल रही थी। सोचा था कि नवंबर में उसकी शादी कर देंगे। बेटे की शादी कर बहू घर लाने की ख्वाहिश अब चौहान दंपति का सपना ही बनकर रह गई। 29 जून 2021 को पुलिस ने गिरफ्तार किए गए 5 हत्या आरोपियों को न्यायालय में पेश किया, जहां से सभी को जेल भेज दिया गया। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना या किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है,
बल्कि आप लोगों को देश में हो रही ऐसी घटनाओं से जागरूक करना है। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी घटनाओं से और भी लोग सतर्क और सावधान हो सकें। अगर अब तक आपने हमारे चैनल क्राइम स्टोरी विद इमो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।